Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Conexa iPlayers. Friends, in these episodes, we talk to you about emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies so that we can understand these companies in a much better way. In this process, we get to know about the company's business model, their growth journey, and their future growth plans. And friends, today we'll be talking to a very interesting company which operates in the textile space and which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Borana Weaves Limited, and we have the privilege and pleasure of having both the promoters with us. We have Mr. Rajkumar Mangilal Borana. Rajkumar ji, बहुत बहुत धन्यवाद. We also have Mr. Ankur Mangilal Borana. He is the executive director and the chief executive officer of the company. Ankur ji, आपको भी धन्यवाद. So, मेरे पहला सवाल जो मेरा होगा वो बेसिक एलिमेंट्री सवाल है. सर, हमको आपके बिजनेस के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा समझाइए कि हम एक्चुअली बनाते क्या है, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में क्या पोजीशनिंग है, और अगर आप थोड़ा सा हमको आपके बिजनेस जर्नी के बारे में बताएं, ये इंडस्ट्री में आपने कैसा एंटर किया, क्या आपके फादर ने शुरू किया, उसके बाद आपने टेक ओवर किया, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें. श्योरली सर, थैंक यू वेरी मच फॉर होस्ट सर. सर, जैसे कंपनी जो है मेन अनब्लीच ग्रे सिंथेटिक फैब्रिक बनाती है बाय यूजिंग वाटर जेट लूम टेक्नोलॉजी, और इसका एडिशन टू ग्रे ये ऑल्सो पीटीवाई यान बनाती है, जो अपना पीओवाई पार्शली ओरिएंटेड यान होता है उसमें से कन्वर्ट करता है हीटिंग होकर पीटीवाई यान होता है. तो मेजरली कंपनी के वो बिजनेस हो गए जिसमें जो टोटल रेवेन्यू है 31 दिसंबर 2024 में, उसमें 84% इज फ्रॉम द ग्रे फैब्रिक, 14% इज फ्रॉम द पीटीवाई एंड 2% इज फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट. तो दिस इज द सर नीट बिजनेस ऑफ द कंपनी. एंड रिगार्डिंग सर कि कैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो ये कंपनी हमने 2021 में एस्टेब्लिश की थी, और 21 में हम लोगों ने इसमें यूनिट 1 स्टार्ट किया था विथ 144 लूम्स. उसके बाद 22-23 में सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था विथ 256 लूम, एंड उसके बाद 23-24 में अनदर 300 लूम से यूनिट 3 स्टार्ट किया था सर. तो ये हमारा बिजनेस मॉडल और ये हमारी जर्नी है सर. राजकुमार जी, हमारा जो मेन का बिजनेस है वो B2B बिजनेस है. मुझे बताइए सर, हमारा ये B2B बिजनेस में हम कौन कौन से सेक्टर को कैटर करते हैं. यानी हमारा तो बेसिक रॉ मटेरियल है, हम जो दूसरे जो कंज्यूमिंग सेक्टर है वहाँ पे ये ग्रे पॉलिएस्टर फैब्रिक सप्लाई करते हैं. तो पहले सेक्टर बताइए, मोटा मोटी कौन से सेक्टर्स को हम कैटर करते हैं और हमारे मोटा मोटी कितने कस्टमर्स होंगे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए. श्योरली सर. सर, हमारे जैसे हमने बताया कि अनब्लीच ग्रे फैब्रिक है, तो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री कैटर करते हैं, जैसे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल हो गई, होम फर्निशिंग हो गई, जैकेटिंग इंडस्ट्री हो गई. तो इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग इंडस्ट्रीज के अंदर मेजोरिटी हम लोग सर गैदर कर रहे हैं पूरी की पूरी इसके अंदर. और अभी फिलहाल सर हमारी कैपेसिटी कितनी है, जरा उसके बारे में बताइए, और एक्सपेंशन के बाद कितनी होगी. सर, अभी हमारी जो प्रेजेंट इंस्टॉल कैपेसिटी है वो अप्रोक्स 23 करोड़ मीटर का फैब्रिक की है पर ईयर, और हम जो इस आईपीओ प्रोसीडिंग से जो फंड आएगा उसमें से हम लोग 348 लूम्स और एडिशनल ऐड करेंगे, जिससे हमारी 11 करोड़ मीटर कैपेसिटी ऐड ऑन होगी. तो अगर आप प्रेजेंट कैपेसिटी से देखें तो अराउंड 48% इंक्रीमेंटल कैपेसिटी ऐड होगी, और ओवरऑल देखेंगे तो अप्रोक्स 32% ऐड होगी सर. अभी अगला सवाल सर, थोड़ा सा प्राइसिंग को लेके. हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली सर हम लोग पीओआई को कन्वर्ट करके इसमें पॉलिएस्टर ग्रे फैब्रिक्स बनाते हैं. सर, मेरे को एक बात बताइए, नॉर्मली प्राइसिंग हमारे धंधे में कैसे होता है कि इज देयर अ फिक्स प्राइसिंग फॉर ऑल द कस्टमर, या डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम आप डिसाइड करते हो? क्योंकि मुझे पता है सर, हर कस्टमर का रिक्वायरमेंट अलग होता है, तो उसके हिसाब से आप फैब्रिक बनाते हो. तो सर, प्राइसिंग इज डिपेंडेंट ऑन द कस्टमाइजेशन. और दूसरी बात सर, इसमें पीओवाई का जो रिक्वायरमेंट है करेंटली, वो पूरी डोमेस्टिक मार्केट से होता है, फ्रॉम लोकल वेंडर्स ओनली. हाँ जी सर. जो सर मेन आपने जैसे कहा कि जो फैब्रिक के जो प्राइजेज है वो जैसे जैसे उसके एंड यूज फैब्रिक के होते हैं हमारे बायर के, उसके अकॉर्डिंगली हमें वो फैब्रिक बनाना पड़ता है, अनब्लीच ग्रे फैब्रिक. तो जैसे जैसा फैब्रिक जो जो उनके जीएसएम वाइज कंस्ट्रक्शन वाइज जो होता है तो अकॉर्डिंगली प्राइस होता है. तो हम लोग जो भी कॉस्ट प्लस जो हमारी होती है मार्जिन वगैरह और जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो ऐड करके हम लोग उनको प्राइसिंग करते हैं. तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कॉस्ट पूरा डिफरेंट होता है.
प्लस हम लोग जो पीओवाई हम लोग जो बाई कर रहे हैं वो मेजोरिटी पूरा डोमेस्टिक से ही हम लोग बाई कर रहे हैं। प्लस हम जो डील्स कर रहे हैं वो भी मेजोरिटी हमारा पूरा गुजरात स्टेट में ही सेल है। जो थोड़ा बहुत हमारा जो सेल है वो 10 स्टेट्स में भी है। ठीक है, आई थिंक वेरी गुड। राजकुमार जी, अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो सारा ऑल एनालिस्ट आपकी फाइनेंशियल्स देख रहे हैं कि सर टेक्सटाइल कंपनी होने के बावजूद सर आपके जो इबिटा मार्जिन है वो 20-21% है। तो इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि हम काफी टेक्सटाइल कंपनीज को मिले हैं, बात कर चुके हैं। तो सर इस प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी आपने कैसे मैनेज की है? ये काफी अट्रैक्टिव मार्जिन है। तो इसके बारे में बताइए कि क्या आप आपने स्ट्रेटेजीज लगाई है, क्या आपका प्रोसेस दूसरों से अच्छा है, क्या आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है? सर इसके बारे में कुछ हमको बताइए। सर एक तो मेन जो हमारा ड्यू टू इकोनॉमिक ऑफ जो सेल्स है वो काफ़ी बेटर है। दूसरा अगर आप फ्लोर एफिशिएंसी देखेंगे तो वी आर अचीविंग वेरी गुड फ्लोर एफिशिएंसी। एट द सेम टाइम वी हैव ए गुड एक्सपीरियंस प्रमोटर्स एंड अवर टीम। सो उसके कारण हम लोग एक बेटर कॉस्ट इफेक्टिव फैब्रिक बना पा रहे हैं जिससे हम लोग बेटर एबिटा मार्जिन कवर कर पा रहे हैं सर। ठीक है, समझ गया। अकबर जी, अभी ओवरऑल एक सवाल जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का है, आप सूरत में बेस्ड हो, सूरत में तो बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनीज है। तो जस्ट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन कि सर इसमें व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी? इज इट वेरी fierce despite that sir you all have managed your cost well, you all have managed a very good quality with the customers? सर आपके हिसाब से ओवरऑल सूरत में जो आप मैन्युफैक्चर करते हो और गुजरात में ज्यादातर बेचते हो, सर आपको क्या लगता है आउटसाइड गुजरात ऑल्सो देयर इज अ बिग मार्केट फॉर दिस काइंड ऑफ पॉलिएस्टर ग्रे फैब्रिक? इफ यू कुड प्लीज शेयर योर थॉट्स। जो सूरत हब है, तो मेजर प्रोसेस यहाँ पर होता है। जो सप्लाई है वो सूरत बेस्ड, गुजरात बेस्ड है, और थोड़ा बहुत दिल्ली साइड जाता है, थोड़ा बहुत हम वापी साइड सेल्स का करें। ओके, तो अभी आगे चल के अंकुर जी, अगर मैं मान के चलूं कि अगले 1-2 साल में विल द कंपनी थिंक ऑफ मूविंग आउट ऑफ गुजरात ऑल्सो? अगर कस्टमर आपको मिले तो आप आउटसाइड गुजरात भी कैटर करोगे? डेफिनेटली, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो गुजरात बेस्ड है। अगर हमको और अच्छे मार्जिन वगैरह मिले तो हम कैटर करेंगे दूसरे स्टेट्स में भी। ठीक है, अच्छी बात। अ, राजकुमार जी, अभी मेरे को बताइए कि सर मोटा मोटी अभी ये एक्सपेंशन होने के बाद, जैसे आपने बोला कि 12 करोड़ मीटर ऐड हो जाएगा, तो इससे अगले 2 साल में हमको कुल कैपेसिटी लगेगी या वी आर वेरी वेल कमीशन की कम से कम 1.5-2 साल के लिए तो हमको नया प्लांट की जरूरत नहीं? क्या ऐसा कुछ है जब वापस आपको 27 के बाद नया प्लांट डालने की सोचना पड़ेगा? क्योंकि आपने पहले कहा था कि डिमांड ग्रो हो रहा है। तो डू यू थिंक दिस न्यू फैसिलिटी विच वी आर पुटिंग, ये 70 करोड़ जो जा रहे हैं, ये अगले 1.5-2 साल के लिए आपको कंफर्टेबली रेवेन्यू के लिए कंफर्टेबली ग्रोथ देगा? सर तो जो आप जैसे अभी हम लोग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो अराउंड उससे हमारा अप टू मतलब 50% बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही एक्सपेंशन खत्म होगा हम लोग डाइल्यूट कर लेंगे कैपेसिटी को। और अगर फ्यूचर में अगर कोई बायर्स की रिक्वायरमेंट आएगी तो हम लोग सोचेंगे, अगर तो उनकी और रिक्वायरमेंट है तो अगर हमें एक्सपेंशन करना हो तो वी कैन डिसाइड। तो ठीक है। अभी राजकुमार जी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जो कंपनी का आईपीओ है वो अभी खुल रहा है। सर हमको बताइए कितना पैसा हम बाजार से उठा रहे हैं और इसका मेन ऑब्जेक्टिव, ये पैसा हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे? ओके सर, ये सर हमारा जो अभी मेन ऑब्जेक्ट है आईपीओ का, इसमें हम लोग करीबन 145 सीआर का हमारा आईपीओ की साइज आ रही है। और इसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो हम लोग यूनिक 4 एक्सपेंशन करने वाले हैं। उसके अंदर कैपेक्स में लग जाएगा 71.37 करोड़। और उसके लिए वर्किंग कैपिटल के लिए लगेगा 26.5 करोड़। और जो बैलेंस पेमेंट रहेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज होगा सर। ठीक। और राजकुमार जी, जब ये आपने वर्किंग कैपिटल की बात करी दी है, तो मेरे को बताइए मोटा मोटी सर हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना दिन का होता है? इसके बारे में कुछ बताइए। सर ऑन एन एवरेज हमारा 45 टू 60 डेज का वर्किंग कैपिटल साइकिल रहता है सर। ओके। नहीं, मैं देख रहा था कि राजकुमार जी, आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट काफी अच्छा है। इनफैक्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लगातार पॉजिटिव है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स के साथ ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात है। तो होपफुली पब्लिक इशू का पैसा आने के बाद तो वर्किंग कैपिटल साइकिल विल गेट बेटर, राइट? एग्जैक्टली सर। तो मुझे बताइए कि सर हमारी कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स ऑलमोस्ट 20-21% है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर रेगुलरली पॉजिटिव फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स में। देख रहा था कि ज्यादातर आपका इन्वेस्टमेंट आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लो से ही आ रहा है। तो सर हमारे कंपनी में ऐसा क्या यूनिक है
कि कस्टमर हमको ज्यादातर बहुत रिपीट बिजनेस देते हैं, हमारे मार्जिन भी अच्छे हैं। तो 2-3 चीजें हमको बताइए जिससे हम पता चले कि हाउ डू वी डू थिंग्स बेटर एंड डिफरेंटली एंड गिव वैल्यू टू द कस्टमर्स। आप सर इसमें यह है कि आप कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट होती है बेटर क्वालिटी, बेटर टाइमिंग्स और बेटर प्राइस, हम ये तीन चीज कस्टमर की फुलफिल कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे पास रिपीटेडली बिजनेस मिल रहा है और कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली दीज आर द मेन रीजंस, ये प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो अच्छा है और आपका एफिशिएंसी लेवल बहुत है। ठीक। अभी सर फाइनेंशियल्स के आते हैं, मेरे ख्याल से नंबर तो बहुत ही तगड़े हैं। प्रोस्पेक्टिव में हमने देखा है कि सर दिसंबर तक ने 215 करोड़ का रेवेन्यू किया है। सर मुझे बताइए इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे आ गया? पिछले साल का परफॉर्मेंस में देखूं तो उससे तो काफी बेहतर है। तो मोटा मोटी सर अभी बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये कंटिन्यूटी होगा, ये मार्जिन और ये परफॉर्मेंस आपके हिसाब से आगे भी चलेगा अगले साल के लिए भी? सर जैसे आप देख रहे हो, हम लोग ईयर ऑन ईयर हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं और कैपेसिटी ग्रो कर रहे हैं, उसी का ये पूरा इफेक्ट है। लास्ट ईयर में अपनी यूनिट 23-24 में हमने एक्सपांड किया था, तो 24-25 में उसका हमें रिजल्ट आपको बुक्स पे जो दिख रहा है उसका रीज़न है। और फ्यूचर के लिए ग्रोथ सर कंटिन्यू, मतलब जैसे हम यूनिट 4 वगैरह कर रहे हैं उसमें भी आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखेगी। तो बेसिकली इट इज कैपेसिटी इंक्रीज ड्रिवन ग्रोथ है। तो बेसिकली जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी आई आपको ऑब्वियसली टॉप लाइन ग्रोथ मिला है। ठीक। अच्छा राजकुमार जी, अभी आखिरी सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इज इरेलेवेंट। सर हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? लाइक व्हाट इज इट? इज इट रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज और वेदर इट इज एग्जीबिशन सर्विस? ऐसा कौन सा चीज है जो आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हो हर वक्त ताकि सारी चीजें स्मूथली इम्प्लीमेंट हो? एक्चुअली सर मेन मेन तो रॉ मटेरियल का ही रहता है। तो लेकिन हम इतने सालों से देख रहे हैं तो रॉ मटेरियल में इतना फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं दिख रहा है। एट द सेम टाइम जैसे कि अपना सिंथेटिक फाइबर है तो उसके साथ एक नेचुरल फाइबर भी रहता है। तो नेचुरल फाइबर के भी प्राइजेस ऑन एन ईयर बढ़ ही रहे हैं और इसके इतने नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमें इतना हाई रिस्क कहीं पे भी इस चीज़ का नहीं लग रहा। तो वी आर कंफर्टेबल विद द प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो बेसिकली अगर रॉ मटेरियल प्राइस की बात छोड़े तो बाकी सारे फैक्टर्स हमारे लिए पॉजिटिव है और रनवे काफी बड़ा है, यानी सो वी आर वेरी कंफर्टेबली प्लेस्ड। ठीक है। या तो आई थिंक राजकुमार जी, अंकुर जी, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। बहुत अच्छा लगा दोनों को बात करके और मेरे तरफ से सर बेस्ट विशेस फॉर द पब्लिक इशू और सर पूरे मैनेजमेंट टीम के लिए भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर, Thank you थैंक यू so वेरी much. मच, Thank you नमस्ते so सर। much.